देखो, समय के साथ साथ ना बहुत सारे जो ईंधन हैं, उनके जो विकल्प हैं, उनकी तैयारी हो रही है। और ये जो विकल्प हैं, ये क्यों ज़रूरी है किसी भी राष्ट्र के लिए? तो यहाँ समझने की बात है कि जहाँ एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि पर्यावरणीय प्रदूषण को कम किया जाए, वहीं दूसरी तरफ हर राष्ट्र की आवश्यकता है कि ईंधन होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी राष्ट्र के पास ईंधन नहीं होगा तो उस राष्ट्र का विकास, उस राष्ट्र की जो आर्थिक व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ बना पाना, उसको बढ़ा पाना आसान नहीं होगा। किंतु काफ़ी हद तक बहुत सारे विकल्प ईंधनों के लिए, ईंधनों की पूर्ति के लिए और साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण को देखते हुए एक विकल्प के रूप में लाने की बात हो रही है। उन्हीं विकल्पों में एक विकल्प है जो आज का मेरा टॉपिक है, फ्लैक्स फ्यूल वाहन। तो आज का जो फ्लैक्स फ्यूल वाहन, जैसा अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल कहते हैं, FFV, वो क्या है, वो सारे डिस्कशन मैं यहाँ पे करूँगा। और वीडियो पे जाने के पहले मैं आपको बता दूँ अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर रवि ग्रहरी है। मैंने IIT दिल्ली से PhD की है। मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, फेस टू फेस पूर्वांचल है, जो मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। वहाँ मैं और मेरी टीम वहाँ जाकर पढ़ाती है, और मैं साइंस टेक और इन्वायरमेंट आपको पढ़ाता हूँ। और पिछले 18 सालों से पठन पाठन किया। 1000 से अधिक विद्यार्थी सिविल सेवा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। और मेरी कुछ पुस्तक है जो मैंने विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पर लिखी है, जो मैकग्रा हिल से पब्लिश होती है। इन बुक्स को मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ, मेरी क्लासेस के साथ आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो अनअकैडमी के साथ, रवि UPSC_अनअकैडमी से बना हुआ है। इस टेलीग्राम पे मेरे सारे PDFs और वीडियोस के लिंक शेयर होते हैं। यहाँ पर आप जुड़ जाइए मेरे साथ करंट अफेयर्स के लिए। अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल, जहाँ मैं लाइव और फ्री क्लासेस प्लस पर वगैरह सारे क्लासेस लेता हूँ, वो unacademy.com/ravi_P2010 है। और मेरा यूज़ कोड है रवि UPSC। अगर आप मेरा कोई कोर्स लेते हैं तो इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पार्ट ऑफ मेरा कोर्स के अलावा कोई और भी जनरल स्टडी से कोर्सेज हैं तो वहाँ पर 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी दिया जाता है। ये पूरा का पूरा एनुअल प्राइस हाइक है जो 23 दिसंबर से हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। अगर अभी भी आप कोर्स ले सकते हैं तो इस हाइक से बच सकते हैं। 3000 और 2000 रुपये की जो हाइक है, ये प्लस कॉम्बो प्लस GS कोर्सेज में हाइक हो रही है। और इस समय कोर्स लेने पे आप एक्स्ट्रा 3 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको मिल जाता है। सो ये आपका एक UPSC कॉम्बैट है, जो एक टेस्ट सीरीज़ है जो आपको रिसेंट सिलेबस ऑफ UPSC के बेस पर जो तैयार की जा रही है। टॉप एजुकेटर्स हैं जो इंडिया के हैं। और यहाँ पर 26 दिसंबर को और 2 जनवरी को 11 बजे आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, मत भूलें। यहाँ बहुत तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, यहाँ पर आपको पूरी फ़ीस रिफ़ंड है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और बहुत सारे यहाँ पर आपके प्राइजेस भी हैं। सो आइए दोस्त, हम आज फ्लैक्स फ्यूल वाहन पर चर्चा करते हैं। फ्लैक्स फ्यूल वाहन पे जाने के पहले आपको बता दूं कि एक्चुअल में अक्टूबर 2021 में क्या होता है। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार की एक नोटिस आती है, और केंद्र सरकार कहता है कि अगर हम फ्लैक्स फ्यूल की बात करते हैं, यानी फ्लैक्सिबल फ्यूल व्हीकल। फ्लैक्सिबल फ्यूल का मतलब होता है जहाँ पर किसी गाड़ियों के अंदर एक से ज़्यादा ईंधन के विकल्प होते हैं, एक से ज़्यादा ईंधनों के साथ प्रयोग में लाकर उन गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। उनको यूज़ करने के लिए एक्चुअल में फ्लैक्स इंजन की आवश्यकता है। यानी इस तरह के इंजन होने चाहिए जो इस तरह के फ्लैक्सिबल फ्यूल का उपयोग कर सकें। और इसके लिए एक दिशा निर्देश भी जारी करने की बात होती है कि हम किस तरीके से फ्लैक्सिबल फ्यूल को लेकर उपयोग में लाएंगे, और यहाँ पर ईंधनों को किस तरीके से मिश्रित करके, ईंधनों को किस तरीके से मिश्रित करके हम उसे प्रयोग में लाएंगे, उन चीज़ों के दिशा निर्देश जो हैं वो निर्दिष्ट किए गए हैं। तो कैसे उन ईंधनों को हम लाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, 2025 तक एक केंद्र सरकार का एक नोटिस, एक इन्फॉर्मेशन आता है, एक रिपोर्ट जारी होता है, जहाँ उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि 2025 तक भारत में जो एथेनॉल का सम्मिश्रण होगा, ठीक है, उस एथेनॉल को, एक्चुअल में हम एथेनॉल को किसके साथ मिलाते हैं आपको पता होना चाहिए, पेट्रोल के साथ मिलाते हैं। तो भारत में एथेनॉल का मिश्रण जो होगा वो करीब करीब हम उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, कितना बढ़ाएंगे, किस हिसाब से जाएंगे, उस बारे में आपको बता दूं। यहाँ पर ये कोशिश हो रही है कि जो एथेनॉल की पूर्ति है, पहले आपको बताऊं कि एथेनॉल है क्या। एक तरह का ये एथेनॉल एक तरह का जैव ईंधन होता है। पहले तो इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बार बार ये एथेनॉल और इस तरह की चीज़ें आपकी न्यूज़ में आने वाली है। ठीक है, मतलब इस पूरे इंटायर डिस्कशन में होने वाली है। तो एथेनॉल एक तरह का जैव ईंधन होता है जिसका स्रोत जो होता है वो पौधे होते हैं।
अच्छा, जैव ईंधन का मतलब क्या होता है? ऐसा ईंधन जो किसी जीव से प्राप्त हो, जहाँ किसी जीव की मदद ली जाए। ठीक है, वो जीव कोई पौधा हो सकता है, वो जीव कोई सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, कोई सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ईंधन के निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। तो जैव ईंधन वो हो गया जहाँ पर किसी जीव की मदद से ईंधन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, किसी जीव का उपयोग करके, वो कोई पौधा हो सकता है, वो कोई सूक्ष्म जीव हो सकता है। असल में जो एथेनॉल होता है यहाँ पर पौधों का यूज़ होता है। आपने सुना होगा गन्ने का पौधा है ना, गन्ने का पौधा सुना होगा आपने, मक्का का पौधा सुना होगा ना। ये गन्ना, मक्का, इस तरह के इत्यादि कई ऐसे पौधे हैं जिनसे हम असल में इथेनॉल बनाते हैं। कुछ क्रिया होती है, आपने सुना होगा किण्वन की प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रियाओं से कुछ ईस्ट वगैरह भी होते हैं, खमीर, इन सब की मदद से एथेनॉल को बनाया जाता है। और एथेनॉल का स्रोत क्या हो गया? ये पौधे हो गए, इसलिए हम इनको कौन सा ईंधन बोलते हैं? जैव ईंधन। और इनको ले जाकर हम जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, जैसे आपको पेट्रोल ले लो, जैसे डीजल ले लो, इन सबों के साथ मिश्रित किया जाता है। एथेनॉल को तो फिलहाल डीजल के साथ नहीं, पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ 2025 तक भारत एक रिपोर्ट आता है केंद्र सरकार की कि हम एथेनॉल के मिश्रण का एक रोड मैप बनाते हैं कि किस हिसाब से हम एथेनॉल को मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि करीब 10% ईंधनों में 10% तक एथेनॉल की मिक्सिंग करने का टारगेट होता है 2022 तक। असल में आपको अगर बताऊं तो हम लोग जो एथेनॉल की मिक्सिंग आज भारत में कर रहे हैं पेट्रोल के साथ, तो पेट्रोल के साथ एथेनॉल की जो मिक्सिंग कर रहे हैं, फिर मैं बता रहा हूँ, एथेनॉल जो होता है वो जैव ईंधन है, वो प्रकृति में तो मिलता नहीं है, वो तो पेड़ पौधों से निकाले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं किसी प्रक्रियाओं के द्वारा। आज इसकी जो मात्रा होती है लगभग 8.5% एथेनॉल को बाकी पेट्रोल में मिलाया, यानी पेट्रोल बाकी कितना हो गया, आप खुद जोड़िए, 91.5% पेट्रोल है और 8.5% करीब एथेनॉल का मिक्सचर होता है। तो ये बात कही जा रही है क्यों ना हम इस एथेनॉल को बढ़ाकर 10 तक, E10 का मतलब होता है एथेनॉल 10% तक मिलाने की बात हो रही है। और उसी को चरणबद्ध तरीके से 2023 से 25 तक पहुंचते पहुंचते हम लोग 20% इथेनॉल को चरणबद्ध तरीके से, यानी कि सडनली हम 20% मिलाना शुरू कर दें, करने का टारगेट है। अब आप खुद देखिए, किसी फ्यूल के साथ आपके साथ फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, लचीलापन दिया जा रहा है, एथेनॉल के मिक्सिंग की बात हो रही है। अब ऐसे काफ़ी विद्यार्थी मुझसे पूछना चाहेंगे, सर ऐसा क्या है एथेनॉल के साथ कि सरकार जो है वो एथेनॉल को बढ़ावा देने की बात करे। देखिए, एक बात मैं पहले बता दूं, पहली चीज़ एथेनॉल के साथ फ़ायदा क्या है कि वो जैव ईंधन है, और जैव ईंधन के साथ पहला बेनिफिट क्या होता है, ये पर्यावरण मित्र होते हैं। पर्यावरण मित्र होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, यानी इनसे पर्यावरण को नुकसान जो होता है वो कम होता है, तो काफ़ी हद तक वो हो गया। दूसरा, जब मैं आपको क्लासरूम प्रोग्राम बताता हूं तो मैं बताता हूं एथेनॉल एक तरह का एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। ये अगर आपने मेरा क्लासरूम प्रोग्राम सुना है तो मैं बताता हूँ, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। एंटी नॉकिंग एजेंट होने से एथेनॉल में क्या फ़ायदा हो जाता है, ये क्या करता है, जो पेट्रोल वगैरह की गुणवत्ता होती है उसको बढ़ा देता है, दूसरी चीज़। और तीसरा क्या होता है कि इससे जो पेट्रोल वगैरह होता है उसका माइलेज भी बढ़ जाता है। तो आप खुद बताओ कि जहाँ पर आप माइलेज बढ़ा रहे हो, जहाँ पर आप पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हो, जहाँ पर उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा रहे हो, फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें, इतनी सारे बेनिफिट आपको एथेनॉल से हो जाते हैं। और एथेनॉल क्या होता है, कहीं प्रकृति में तो मिलता नहीं है, और भारत जैसा राष्ट्र ऐसा राष्ट्र है जहाँ गन्ना और मक्का इस तरह के पौधे अच्छी खासी पैदावार में होते हैं, तो यानी हम इस तरह के पौधों का उपयोग अच्छी खासी लेवल पर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। और आप मुझे बताओ, अगर हम 20% है ना एथेनॉल का मिक्सचर, E20 का मतलब होता है 20%, अगर हम 23-25 तक आते आते अगर करना प्रारंभ कर दें, तो आप बताइए प्रति 1 लीटर के पेट्रोल में हम 20% पेट्रोल बचाने लगेंगे कि नहीं बचाने लगेंगे। अक्सर सुनने में आता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन ना करें। तो अब आप ये बताओ कि जो प्रकृति में पाए जाने जीवाश्म ईंधन है, अगर हम 20% हर 1 लीटर में बचाने लगें, तो कहीं ना कहीं हमारी नई जनरेशन पीढ़ी के लिए भी पेट्रोल अवेलेबल होगा, काफ़ी दिन तक हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, अब आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के पीछे क्या पूरा उद्देश्य है। और दूसरी चीज़, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, अभी देखिए अभी फिर न्यूज़ आया है, कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाना है ना, कार्बन जीरो की तरफ जाना है, जीरो उत्सर्जन की तरफ आना है, यानी अंतरराष्ट्रीय दबाव भी होता है दोस्त कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। और ये चीज़ें जीवाश्म, ये इस तरह के जो ईंधनों की बात हम कर रहे हैं वो पर्यावरण फ्रेंडली भी हैं।
ठीक है, तो एथेनॉल के बारे में हम लोगों ने काफ़ी हद तक बात कर लिया। एथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो खमीर द्वारा या शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट जिसमें पाया जाता है उसमें किण्वन आदि की प्रक्रिया से किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा मिश्रित लक्ष्य क्या है। मिश्रित लक्ष्य क्या है, असल में क्या है, मैंने अभी आपको बोला भारत का टारगेट है कि 20% एथेनॉल की मिक्सिंग 2025 तक प्रारंभ कर दिया जाए। पहले यही 2030 तक का टारगेट था, अब इसको 20% 2025 तक मिलाने के बाद अभी कितना हो रहा है, मैंने अभी आपको बोला था 8.5%। ठीक है, और क्यों ऐसा किया जा रहा है इसमें, इस बारे में भी बता चुके हैं। अब बात यह होती है कि इससे फायदा क्या है, इससे लाभ क्या है। तो पहली बात क्या है आपको बता दूं, भारत लगभग 70% से अधिक है ना, हमारा भारत जो है जो हम लोग जीवाश्म ईंधनों पे डिपेंड होते हैं वो विदेशों से आयात कराते हैं, विदेशों से मंगाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों का अच्छा खासा पैसा जो हमारा राष्ट्र का पैसा होता है वो खर्च होता है क्योंकि उस ईंधन को खरीदने के लिए हमारा पैसा लगता है। विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है हमारा होता है काफ़ी जो होता है ना, मतलब बचा सकते हैं अपने राष्ट्र का पैसा बचा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से एक तो गाड़ी का माइलेज हो गया और काफ़ी हद तक हम बाहर से जो ईंधन हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी मात्रा को कम कर लेंगे। तो काफ़ी हद तक सालाना कह रहे हैं कि 4 अरब डॉलर लगभग 30,000 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा भंडार बचा सकते हैं। ये एक फ़ायदा आपको मिला। अच्छा खासा लोड पड़ता है भाई, हम लोग को तेल खरीदना पड़ता है। गन्ना किसानों को लाभ मिल जाएगा। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे प्यारे प्यारे किसान मित्र होते हैं वो क्या करते हैं, गन्ने को ले जाकर शुगर मिल में भेजते हैं और भैया वो भी पैसा कमाते हैं। ठीक है, लेकिन सुनो, वो बेचारे खून पसीना करने के बाद पैसा तो कमाते हैं, लेकिन होता क्या है मित्र, पता चलता है कि शुगर मिल को 6 महीना में पैसा दे रहा है, 8 महीना में पैसा दे रहा है, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर 12 महीना हो गया, साल भर, बताओ पैसा बेचारों को कब मिल रहा है। सोचिए, वो किसान जो सबका पूरा पेट भरता है पूरे भारत में, वो बेचारा है। सोचिए आज कैसे वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इन पर किसी का ध्यान कितना है आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, इस पूरे डिस्कशन को हम लोग पॉलिटिकल नहीं बनाते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, अगर इसी गन्ने से एथेनॉल बना लीजिए, इसी गन्ने से एथेनॉल बना लीजिए, वही जो भी मैं किण्वन की प्रक्रिया कह रहा था, सुनो कमाल की चीज़ हो जाएगी। क्या कमाल की, अगर आपने एथेनॉल बना लिया तो किसान की ना वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि एथेनॉल तो पेट्रोल के साथ मिलाएंगे, ये महंगा होता है और पैसा भी आपको बताया सीधा कैश में मिलता है, पैसा भी सीधे कैश में मिलता है। सोचो कितना फ़ायदा है। तो आप बताओ क्यों चाहोगे कि भैया तुम अमीर हो जाओ और किसान गरीब हो जाए। तो किसानों के लिए भी एक अच्छा आय का साधन हुआ ना, किसानों के लिए भी अच्छा लाभ हुआ ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। और दूसरी चीज़ बात और बताता हूँ, है ना, एक बात और बताता हूँ कि यहाँ लोगों को इस तरह के भी फसलों को प्रोत्साहन देने की बात होगी कि भैया किसान तुम लोग भी घबराओ नहीं। और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जहाँ पर पानी वानी है ना, पानी बचाने वाली फसलें, मक्का है, ठीक है, ये सब पानी वानी बहुत ज़्यादा उस तरह से बचाते हैं, उसको खर्च नहीं करते, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उन सब पौधों वगैरह से हम एथेनॉल का प्रोडक्शन कर लें। दूसरा एक बात और बताऊं, मैंने अभी आपको बोला था कि एथेनॉल वगैरह जो जैव ईंधन होते हैं ये पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उनके उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम कर दें। मैंने अभी बोला था शुरुआत में, पर्यावरण मित्र होते हैं। अब बात होती है जो FFV की बात हो रही है, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इनमें असल में क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि जो नए व्हीकल लाए जाएं, फिर मैं कह रहा हूं जो नए व्हीकल लाए जाएं वो पूरी तरह से संशोधित व्हीकल लाए जाएं। ठीक है, और वो ऐसे व्हीकल लाए जाएं जो गैसोलीन और डोप्ड पेट्रोल दोनों पर चल सके। ठीक है, यानी आप जो नॉर्मल पेट्रोल ला रहे हैं, अच्छा गैसोलीन क्या होता है, गैसोलीन होता है दोस्त, गैसोलीन होता है पेट्रोल, है ना, पेट्रोल, और उसके साथ जब थोड़ा बहुत एथेनॉल मिलाने लगते हैं तो वो गैसोलीन टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम प्योर पेट्रोल यूज़ करें या पेट्रोल के साथ हम एथेनॉल मिलाकर यूज़ करें, दोनों के सम्मिश्रण से चल जाए, ऐसा इंजन चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान में अगर मैं आपको बताऊँ तो ब्राज़ील ऐसा राष्ट्र है जो काफ़ी हद तक सफलता हासिल कर चुका है। गैसोलीन, एथेनॉल, इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह के व्हीकल्स वो प्रयोग में ला रहा है। तो आज भारत में भी इस तरह की बात हो रही है, किस तरह के व्हीकल्स को लाया जाए, एक अलग ही तरह का लाभ भारत के, एक ही गाड़ी में एक ही तरह के इंजन हो, जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल हो, जो एक से अधिक विकल्पों के द्वारा, ईंधन के विकल्पों के द्वारा कार्यरत हो। अब इससे फ़ायदा क्या है, फिलहाल आप काफ़ी हद तक समझ ही चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा नोट्स आप सबको भी चाहिए होता है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर अब बहुत ज़्यादा हम लोग लोड नहीं रहेगा, धीरे धीरे एक विकल्प की तरह आ जाएगा। और दूसरा, जो प्रदूषण है उसकी मात्रा को काफ़ी हद तक कम कर दिया जाएगा।
दूसरा भी आपने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक उत्सर्जन जो होंगे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, एथेनॉल ईंधन जो होता है पेट्रोल से सस्ता होता है। अक्सर हम लोग सरकारों को कोसते रहते हैं, चाहे वो पीछे की सरकार हो चाहे वो आज की सरकार हो, सबको चाहिए पैसा। तो कोई भी पेट्रोल का दाम कम करने को तैयार है नहीं। कहा कि कोई भी गवर्नमेंट रहे, सबको करना है, आपको अंत में फोकट में सामान देना है, क्योंकि इलेक्शन जीतना है। उस चक्कर में लोग पेट्रोल से एक तरफ से पैसा लेंगे और दूसरी तरफ आप लोगों को वो वही सब आपके हाथ में दे देंगे, तो आपका पैसा घुमा फिरा के आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो वो हो गया उनको पैसा। और यहाँ पर एथेनॉल से क्या होता है, सरकार को एक चीज़ हो जाएगी कि पेट्रोल के रेट में थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक पैसे की बचत हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम देखिए और भी बातें करें तो बहुत सारा, इवन आपको बताऊं तो भारत में जो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का विस्तार भी किया जा रहा है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, इस तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और आपको बताऊं कि भारत में विशेष रूप से आप देखिए तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे एथेनॉल बनाते हैं, उनका प्रचुर मात्रा में भारत में वृद्धि होती है। मक्का देख लीजिए, चीनी देख लीजिए, गेहूं देख लीजिए। आप सब जानते हैं द्वितीय हरित क्रांति के बाद भारत में क्या चमत्कार हुआ है। इस तरह के पौधे भरपूर ग्रोथ हुआ। और मक्का जैसे पौधे तो अगर पानी कम चाहिए तब भी अगर ऐसे पौधे हो जाए तो बताइए उन क्षेत्रों में भी लगाइए जहां पर पानी का, मक्का लगाइए, और कुछ नहीं तो छोड़िए, खाइए उसको, उससे तेल बनाइए। ठीक है, और किसानों की आय बढ़ाने में तो भाई ये कमाल की चीज़ है। हमने बोला ना, जो दाता है पूरी भारत में जो खाना देता है वो सबसे बेचारा गरीब है। तो जो बेचारा कहना पड़ा, फिर मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जो आयात लागत भी बचेगी। हम लोग को क्या करना होता है, अच्छा खासा लोड पड़ता है। आपको आगे चलकर एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, बायोफ्यूल पॉलिसी, जैव ईंधन नीति, जो 2018 में आई है। जैव ईंधन नीति में हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 2025 तक, मैं फिर बोल रहा हूँ 2025 तक 20% एथेनॉल का मिक्सिंग हम लोग शुरू कर लें पेट्रोल के साथ, एथेनॉल का मिक्सिंग कर लें पेट्रोल के साथ, और 5% बायोडीजल की मिक्सिंग। फिलहाल यहाँ पर पूरे डिस्कशन में मैंने कहीं बायोडीजल का नाम नहीं लिया है, हम डीजल के साथ प्रारंभ कर दें। बायोडीजल जो होता है वो मिलता है तुम्हारा जट्रोफा से दोस्त, है ना, जट्रोफा से, जिसको हम लोग गाँव में अपने रतनजोत बोलते हैं। और दूसरा है तुम्हारा पेंगोमिया, पेंगोमिया। और ये प्रश्न आपके यूपीएससी के पेपर में 2006-07 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2006-07 में पूछा जा चुका है। अब बात ये होती है कि इसको फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल से लेकर कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली बात, जो फ्लैक्स इंजन होंगे, ईंधन इंजन होंगे, वो थोड़े महंगे होंगे। दूसरी चीज, ईंधन की दक्षता होगी, क्षमता की जो लागत होगी वो एक्चुअल में कम ईंधन दक्षता के साथ, है ना, इनकी दक्षता तो कम है, इसकी एफिशिएंसी ऊर्जा जनित करने की, वहीं इंजन उतना ही महंगा है। और दूसरी चीज़ है, क्या ग्राहक इस तरह की चीज़ों को स्वीकृत करेंगे। जैसे अभी देखिए एक फेम स्कीम आई है जहां पर पूरी तरह से दिल्ली सरकार भी कोशिश कर रही है लोगों को बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल पहुंचाने की, कह रही है कि तुम ले लो 30,000 रुपये, हम ई रिक्शा में दे देंगे तुमको बैटरी वाला, इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर भी लोग देखो, अभी बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब तुमको हर जगह पावर पॉइंट वो भी तो चाहिए उसको चार्ज करने के लिए। अब देखो MG हेक्टर कई तरह की गाड़ियां आ रही हैं, टाटा भी आपको दे रहा है। और एथेनॉल एक विलायक के रूप में कार्य करता है, तो इंजन के अंदर सुरक्षात्मक तेल, मतलब असल में क्या होता है कि लुब्रिकेंट चाहिए होता है, तो एथेनॉल की मिक्सिंग उस लुब्रिकेंट की मात्रा को कम कर देता है, तो इंजन जो होता है ना वो कम रवा होगा। ऐसा है जब हम लोग CNG यूज़ करते हैं तो CNG में भी लुब्रिकेंट टाइप की चीज़ें बहुत कम होती हैं, होवे नहीं करती हैं। इसलिए क्या है, हवा है, और गाड़ी में क्या है, तेल अगर होगा तो लुब्रिकेंट होगा, उस तरह की चीज़ें होंगी, तो काफ़ी हद तक जो इंजन होगा वो अच्छा रहेगा, उसकी उम्र भी कम नहीं होगी। CNG की गाड़ियों की उम्र कहाँ कितनी होती है, ये सब चीज़ें इतना खुल कर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग CNG यूज़ कम कर रहे हैं और अगर कहीं उधर से चलेगा तो बैटरी की तरफ आ रहे हैं। अब यहीं पर हम तुमको एक बात और बता दें मित्र, कि जो पहले जो चीज़ें भारत में जो आ चुकी हैं उनमें जैसे जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 लागू हो चुका है, जिस बारे में मैं बोल रहा था, बायोफ्यूल E100 पायलट प्रोजेक्ट आ चुका है, प्रधानमंत्री जीवन योजना आ चुका है, गोबर योजना आ चुका है, प्रयुक्त खाना पकाने का पुनः उपयोग करना, मतलब जो खाना वाना पकाने वाले जो तेल हैं और चीज़ों का तेल है उनका भी उपयोग, जो मतलब जो नहीं अच्छे हैं, जो बेकार हैं, उन सब, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं भारत में चलाई जा चुकी। इन योजनाओं पर मैंने टिप्पणी नहीं की है, मेरा पूरा टिप्पणी था मित्र किस पर, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल पर, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश, लेकिन मैं इन चीज़ों के द्वारा, इनकी नीतियों के द्वारा बताने की कोशिश किया कि ये मत सोचना है कुछ पहली बार है। अभी जो फ्लैक्स फ्यूल नीति आई है, समहाउ ये वही है जो पीछे की नीतियों को ही जोड़ रही है।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक डिस्कशन रहा एक शॉर्ट में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये सारे डिस्कशन आपको समझ में आए हैं। ये विज्ञान तकनीकी का कोर्स है ना, जो लॉन्च हो चुका है 21 दिसंबर से। मेरी कक्षाएं फ्री, इवन लाइव क्लासेस में मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब मैं रोज़ आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया है, मैं उसके लिए आप लोगों को सिर्फ बोलूँगा धन्यवाद। मैंने जितना सोचा था है ना, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपने दिया है। मुझे नहीं पता कि एक साथ 5-5 हज़ार बच्चे भी मुझे देख सकते हैं। ओके, और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा मेरा अनअकैडमी पे जुड़ने का। पिछले 18 साल 19 साल में पढ़ाते समय यहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं एक ही बैच में कम से कम 1 लाख बच्चों को एक साथ अपने 70-75 घंटे के साइंस टेक में सबको पढ़ा सकता हूँ। तो इसके लिए थैंक्स टू एवरीवन कि मुझे इतने कम समय में इतना ज़्यादा प्यार आपने दिया है। ठीक है, जो कि वो कहते हैं ना, खुशी मिली इतनी कि पिल में ना समाए, है ना, फिर वो आँख बंद कर लो फिर छलक ना जाए। तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही है। तो अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। और ये रवि यूपीएससी कोड है, इसको लीजिए, यूज़ कीजिए, जो भी कंसेशन मिलता है मेरे नाम से ले जाइए, इट्स गुड। और ये आपके टेस्ट सीरीज़ हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं जो अनअकैडमी आपको यूपीएससी सीएससी के लिए देता है इन डिफरेंट पार्ट्स में। आपको जो टेस्ट सीरीज जो भी आप में कंफर्टेबल लगे, यू पीपल गो हियर एंड एनरोल्ड हियर। मेरा कोड है रवि यूपीएससी, इसको यूज़ कीजिए, जो छूट भी है वो भी आपको मिल जाएगी। ये बैचेस हैं जो लॉन्च हुए हैं 2022 के लिए। गुरुकुल एनसीईआरटी बैच 15 दिसंबर से चल रहा है। ये दूसरा बैच है जो अभी स्टार्ट हुआ है 22 दिसंबर से 2022 और 23 के लिए। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस हैं जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। इसमें यही कोर्स ऐसा है जो मैं आपको लिटरली बताऊँ, जिसमें मैं भी आपको बोलूँगा, ये अगर आप अनअकैडमी का कोर्स लेते हैं तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, वैसे को थोड़ा लेकर आइकॉनिक सब्जेक्ट। यहाँ पे पूरा मेंटरशिप भी मिलती है, एक बंदा मिलता है जो आपकी पूरी हेल्प करता है एज अ ट्यूटर, और ये लोन फैसिलिटी भी है जो अनअकैडमी आपको देता है 0% वगैरह EMI पर। ये है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपके सामने है दोस्त, प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों ही आपको दिए जाते हैं। अलग अलग प्राइस रेट, अलग अलग मंथ के हिसाब से आप देख लीजिए, जिस ड्यूरेशन के हिसाब से चाहिए। रवि यूपीएससी आपका पास कोड, इनमें से कोई भी कोर्स लीजिए 10% तक का डिस्काउंट भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं, इसके लिए भी मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। प्लस लास्ट में चलते चलते ये मेरी PDF जो है बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, इस टेलीग्राम से जाकर ले लीजिए, एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिए। मेरे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहले 18 साल से यूपीएससी के नोट्स बना रहे हैं, आज तक पूरे नहीं हुए हैं, और कमाल की बात है आज तक उनका प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलिए, मज़दूरों की तरह मत चलिए, क्योंकि आप कलेक्टर वाले लोग बनने जा रहे हैं और आप अभी मजदूरी वाली तैयारी कर रहे हैं। दूसरा यूज़ कोड है रवि यूपीएससी, इसको यूज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए। और लास्ट में चलते चलते देखिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा घंटा भी बजा दीजिएगा, मुझे लाइक शेयर भी कर लीजिएगा, और मेरी PDF को प्लीज़ कुछ करिए ना करिए टेलीग्राम से ज़रूर ले लीजिएगा, है ना। और चलिए, चलते चलते अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार करते रहिए, और अपना भी ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।